नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मैं हूं शाहीन परवीन। आज जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। आम बजट जो आम जनता के लिए पेश किया जाता है, क्या होगा? देश की उम्मीदें इस बजट से हैं। ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं कि आखिर इस बजट में क्या होगा कि कोरोना काल की जो विकास की रफ्तार रुक गई थी वह कैसे गति पकड़े। क्या करेगी सरकार? इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण में यह हुआ था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा था कि अगर जो इस प्रकार की स्थिति आती थी जैसे पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में, तो उस स्थिति में यह होता था कि राजा महाराजा लोगों को रोजगार देते थे, लोगों से काम लेते थे, यानी कि पैसे का वितरण हो, किसी तरह से किले बनवाए जाते थे और तमाम चीजें की जाती थी। तो इस बार के बजट में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए? हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। जी, वित्त मंत्री ने जो भी बजट अभी तक पेश किया है वो बजट 6 स्तंभों पे है। पहला स्तंभ है हमारा स्वास्थ्य और कल्याण पे। जी हाँ, स्वास्थ्य और कल्याण पे है। और दूसरा है भौतिक वित्तीय पूंजी पे। शिवानी ने बताया कि 6 स्तंभों पे ये हमारा अर्थव्यवस्था चल रहा है और इस अर्थव्यवस्था पे हमारा बजट है। फिलहाल कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि कोई भी बजट अगर जो पेश होता है, शुरू से ही जो पेश हो रहा है, जो भी बजट पेश होते हैं उसमें यह होता है कि लोगों को, गरीबों को ध्यान में रख करके बजट पेश किया जाता है कि उनका कल्याण कैसे हो। साथ में एक चीज ये भी है कि कृषि को देख करके ये लगता है कि जैसा कि कृषि बिल का विरोध हो रहा है, उस तरह से जो बजट में ये कहा गया है, अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें ये कहा गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कि शाहीन, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि निर्मला सीतारमण ने ये कोशिश करेगी, ये बजट में उन्होंने ये ऐसा कहा है कि ये करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि एमएसपी, शाहीन आपको बताएं कि जैसे एमएसपी के बारे में ये कहा गया है कि लागत मूल्य से 1.5 गुना करने का कोशिश की जाएगी। मतलब किसानों को जो लागत खेती करने में आती है उसके 1.5 गुना देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन प्रयास से हमारे समझ में नहीं आता। आपके समझ में कुछ आता है क्या? जी नहीं देवेंद्र जी, ये प्रयास का मतलब फिर वही है जैसा कि कल मैंने कहा था कि जनता के हाथों कुछ आएगा या निराशा ही आएगी। तो ये प्रयास निराशा की तरफ ही जाते हुए नजर आता है और कुछ भी नहीं। क्या आप क्या सोचते हैं फिर? बिल्कुल, हमारे भी दिमाग में यही आता है कि कोशिश से कोई मतलब नहीं होता, ये किया जाएगा, एग्जैक्ट होना चाहिए। और जो किसान बिल है, अगर जो उसको देखा जाए तो किसान बिल का जिस तरह से विरोध हो रहा है उसमें भी यही बात है कि ये कहा जा रहा है कि इस तरह से किया जा सकता है, मतलब प्रयास होगा, कोई निश्चित गारंटी नहीं है और इसीलिए किसान भी इसके विरोध में है। तो क्या ये जो बजट है किसानों को बहुत ज्यादा लाभ देने वाला हो सकता है क्या? अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर किसानों को फिर से बस वही बहलाने फुसलाने के लिए एक कोई छोटा सा नमूना दिया जा रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे, लेकिन मिलेगा या नहीं ये कौन कह सकता है? भाई आप ये कह रहे हैं कि कोशिश किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, लेकिन आपके प्रयास में कितना लाभ होगा ये कहाँ दिख रहा है? हमें देखना भी तो चाहिए ना भाई। बिल्कुल शाहीन, ये चीज जो और इस बजट में होनी चाहिए थी कि किसानों को कुछ इस तरह की आश्वासन दे दिया जाता या इस तरह की गारंटी दे दी जाती कि नहीं, आपको 2 गुना नहीं, जैसा कि सरकार का वादा है कि 2 गुना आय करने की किसानों की, तो नहीं, 2 गुना नहीं, आपको इस बजट से जो है यह उम्मीद नहीं बल्कि यह गारंटी दी जाएगी कि आपकी आय 1.5 गुना हो जाए, तभी संतोष होता। लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है वित्त मंत्री के इस जो भी बजट भाषण था उसमें। जी, अगर किसानों को ये संतोष होता तो हो सकता है कि जो आंदोलन चल रहे हैं वो आंदोलन भी बंद हो जाए,
किसान जो नारा लगा रहे हैं वो नारे भी बंद हो जाएं, लेकिन उन्हें आश्वासन के नाम पे सिर्फ प्रयास का शब्द, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक प्रयास का शब्द दिया जा रहा है। सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश दिख नहीं रही है। शाहीन, एक चीज और है जी कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान तो होते ही हैं और जो अन्न उगाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा वर्ग होता है मजदूरों का वर्ग। जी जैसे उनके पास खेत कम होते हैं या नहीं होते हैं, जी तो ऐसे वर्ग जो हैं वो मजदूरी करते हैं। जी। तो उनका क्या है कि उनके बारे में भी सरकार ने आखिर क्या सोचा है? कुछ खास इस बजट में उनके लिए मुझे तो नहीं लगता कि दिखाई दिया है। आप क्या सोचती हैं? जी, जब तक, जैसे कि अभी तक जो भी बजट में वित्त मंत्री ने अब तक बोला है, जो भी है, हाँ, सड़कों के लिए काफ़ी करोड़ रुपए दिए गए हैं और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जिससे कि मैं ये कह सकूं कि हाँ, सरकार ने एक बार फिर से निराशा ही दी है, लेकिन मजदूरों के लिए कुछ ऐसा दिया हो कि हम मजदूर भी खुश होकर कह सकें कि, जैसे कि मजदूर कहता है ना कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, तो एक बार फिर से मजदूर वही कहेगा कि क्या मैं सच में इतना बुरा हूं कि एक बार फिर से मुझे खाली हाथ ही। और एक चीज और हमें बड़ी हंसी आती है कि देखिए 3 बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। जी, ये तीसरी बार हाँ, है। तीसरी बार है। और एक चीज आप देखी होंगी, अगर जो गांव में गई होंगी तो वहाँ एक चीज और देखने को मिलती है कि जो मजदूरी होती है ना, अगर पुरुष मजदूरी करता है तो उसकी दिहाड़ी कुछ और होती है, लेकिन वहीं महिला मजदूर जो होती है उसकी दिहाड़ी कम होती है अपेक्षाकृत, लेकिन मेहनत तो वो उतना ही करती है। कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो इस ये जो मजदूरी है ना, इसमें जो असमानता दिखती है वो लैंगिक असमानता को भी परिलक्षित करती है। उसके लिए शायद बजट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि अगर जो इस ये लैंगिक असमानता से जो मजदूरी मिलेगी उसके लिए कुछ प्रावधान हो, कुछ ऐसे नियम कानून बने, ये सब ध्यान इसमें नहीं दिया गया है। लगातार 3 बजट से मैं देख रहा हूं। देवेंद्र जी, जैसे कि हमारी वित्त मंत्री महिला है, आपने बिल्कुल सही बात उठाई है, तो उम्मीदें तो महिला से ये की जाती है कि महिला का दर्द समझेगी, लेकिन एक और कहावत है देवेंद्र जी कि महिला ही महिला की दुश्मन भी होती है। तीनों बजट से अभी तक, जैसा कि आपने कहा कि महिला और पुरुष दोनों मजदूर काम बराबर करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन महिला अगर उसका छोटा बच्चा है तो कभी कभी वो खेत में अपने बच्चे को लेकर भी जाती है, उसे भी संभालती है और काम भी करती है, लेकिन जब आमदनी आती है दोनों की तो महिला की कम होती है। तो वित्त मंत्री महिला हैं, उन्हें समझना चाहिए, इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, बजट में ऐसी कोई चीज़ दिखानी चाहिए जिससे कि महिला को लगे कि हाँ, वित्त मंत्री महिला होने, जैसे कि कहा जाता है कि देश में जब महिलाएं आगे जाएंगी तो बाकी महिलाओं को भी अपने साथ लेकर जाएंगी, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि वित्त मंत्री महिला है लेकिन वो महिलाओं को ही पीछे छोड़ती चली जा रही है, महिलाओं को देख ही नहीं रही है, ना उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही इस बजट में मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि उनके लिए कुछ नया प्रावधान या उनके लाभ के लिए कुछ नया मिल रहा है। आप क्या कहते हैं? शाहीन, एक चीज और जो है कि देखिए, महिला चूंकि वित्त मंत्री हैं तो गृहिणियों को बहुत ज्यादा आशा होती है। बिल्कुल। क्या इस बजट में आपको कुछ लगा कि गृहिणियों के लिए भी कुछ किया गया हो इसमें? जी, गृहिणियों उनका किचन कुछ संभला हो इस बजट से? अब गृहिणियों को आशा तो बहुत थी, लेकिन फिर वही, अब वो ये सोच रही होंगी कि कल बजट आएगा, मुझे कुछ नया मिलेगा, मुझे किचन में राहत मिलेगी, गैस के दाम वगैरह सबको लेकर के, लेकिन अब क्या करें, हंसी तो इसी बात पे आ रही है। अच्छा, जो सब्सिडी की बात होती है ना, गैस की सब्सिडी की बात, कभी 200, कभी 300, कभी अब एक आध बार तो 96 रुपये, कभी कभी 20 रुपये सब्सिडी आती है। तो इस सब्सिडी का क्या मतलब होता है? मतलब जो गृहिणियां हैं 20 रुपए की सब्सिडी अगर जो सिलेंडर में मिले तो उसे क्या कहेंगे आप? इसे मजाक ही कहेंगे। तो क्या इस बजट में ऐसा कुछ हो रहा है कि ऐसा मजाक ना हो? जी, ये तो दोबारा मजाक हो रहा है। अब भाई, बजट में अगर ऐसा कुछ आता है जिससे कि 20 रुपए की सब्सिडी, क्या कहेंगे अब इसको हम? गृहिणियों को कोई भी राहत शायद तो नहीं मिल रही है, मेरे ख्याल से तो नहीं मिल रही है।
देखिए शाहीन, एक चीज़ और बात आती है कि जो गृहिणियां हैं उनको भी कुछ राहत नहीं मिल रहा है, लेकिन व्यापारियों के लिए, करदाताओं के लिए इन्होंने टैक्स का बोझ कम किया है जी। तो जो कर देते हैं उनका बोझ कम किया है, लेकिन जो आम आदमी है उसको इन्होंने क्या दिया है। अब कुल मिलाकर के एक मनरेगा की बात कर लेते हैं जी। मनरेगा के लिए वित्त मंत्री आखिर अपने बजट भाषण में जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगी अभी, हाँ, और उन मजदूरों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जरूर भी कोई ना कोई काम होगा। लेकिन एक चीज जो ये कोरोना काल से जो सबसे बड़ी बात है इस बजट के लिए, और मैं शुरू में ही कहा हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा था कि जब इस तरह की महामारियां आती हैं तो उसमें यह होता है कि सरकार पैसे जो हैं वो बाजार में लगाती है, मतलब कि किसी न किसी माध्यम से लोगों की जेबों तक पहुंचाती है। जब लोगों के पास पैसे होंगे, अर्थव्यवस्था की यही रीति है रफ्तार बढ़ाने की, कि जब लोगों के पास पैसे होंगे तो वो खरीदारी करेंगे, जब खरीदारी होगी तो वस्तुएं बनेंगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगी जी। और मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इस तरह से जब फ्लो होगा तो बाजार में तीव्रता आएगी, अर्थव्यवस्था में तीव्रता आएगी। तो इस सरकार में सबसे पहले अगर जो ये देखा जाए कि रोजगार देने की जो बात है वो होनी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार का बजट है ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ रोजगार के प्रावधानों को भी सृजित करता हो। आपको क्या लगता है? जैसे कि सड़कों के बनने के बहुत सारे अभी पास हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे सड़कों के बनने के रीमैन्युफैक्चरिंग मेकओवर सड़कों का हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उनमें जो मजदूरों को रोजगार मिलेगा तो हो सकता है कि हाँ ये बजट उनके लिए वहाँ पे थोड़ा सा फायदेमंद है कि हाँ सड़कें बनेंगी तो उसमें मजदूर लगेंगे तो उन मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन मजदूर को ही अगर हटा के बात किया जाए हमारे यूथ की, तो भाई बहुत से अभी लोग हैं जो अभी बेरोजगार हैं मजदूरों से हट कर भी, उनके लिए मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। क्या आपको कुछ दिख रहा है? देखिए शाहीन, एक चीज जो इसमें इस बजट में हमें दिख रहा है यह है कि ये सपनों का महल खड़ा किया जा रहा है, या कहिए कि ताश का महल खड़ा कर रहे हैं, जिसे हल्का सा हवा का झोंका लगेगा और वो ढह जाएगा। कुल मिलाकर के हमें एक खबर की याद आ रही है, जो MBA पति पत्नी थे और कोरोना काल में उनकी नौकरी छूट गई थी। छूटने के बाद उन्होंने पकौड़े की दुकान खोली, चाय पकौड़े की दुकान खोली। जी, याद है हमें। तो हमें लग रहा है कि युवाओं को इस बजट से चाय पकौड़े की दुकान खोल लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, ग्रेजुएशन करें, PG कर लें और उसके बाद से अपने घर में ही चाय पकौड़ों की दुकान खोलें। उसके बाद क्या होगा, सरकार हमें कवर करेगी और उसके बाद से हम चाय पकौड़ों की दुकान के नाम से फेमस हो जाएंगे। तो यही चीजें हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए खर्च किए जाएंगे जी। तो क्या माने हम, क्या 35,000 करोड़ रुपए पर्याप्त हैं वैक्सीनेशन के लिए? अगर जो सबको फ्री में वैक्सीनेशन किया जाए, यानी कि लगाया जाए। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि 35,000 करोड़ तो मरीज भी नहीं थे कोरोना के जितने इन्होंने खर्चा किए, तो 35,000 करोड़ तो कहीं से भी बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है वैक्सीनेशन के लिए। और जैसा कि बताइए 2 वैक्सीनेशन हमारे पास पहले से हैं, तो जितने लोग अभी हमारे देश में हैं उन सबको वैक्सीनेशन देना है, तो उसके लिए सिर्फ 35,000 करोड़ मुझे नहीं लगता कि कहीं से काफ़ी होंगे। लेकिन एक चीज जो बुजुर्गों को ध्यान में रख करके किया गया है कि 75 प्लस यानी कि 75 प्लस के जो उम्र के से ज़्यादा के बुजुर्ग होंगे जी, उनको ITR नहीं फाइल करना होगा। ये बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं और इस बजट की मानवीयता दर्शाती है। जी, एक तरफ से नमन किया है उन्होंने बुजुर्गों को कि सीनियर सिटीजन्स को ITR नहीं भरना होगा। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों के लिए छोटी सी राहत की किरण दिखाई गई है।
तो इसे ये जो बजट है, अभी बजट भाषण निर्मला सीतारमण का चल रहा है और ये कह सकते हैं कि अभी बहुत से उस जो टैब है जी, अभी आपको बताएं कि लाल कपड़े में लिपटा हुआ जो टैब मेड इन इंडिया टैब, हाँ, जो ओपन हुआ है जी, उसमें इससे बेहतर जो है जी, बुजुर्गों के लिए बेहतर चीजें आई हैं। जी, कुल मिलाकर के अगर जो ये देख लें कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की नीति अगर जो चल रही है तो इसमें 3 लाख करोड़ से अधिक लागत की स्कीम इसमें लाई गई है इस बजट में। जी, और हाइड्रोजन प्लांट और नवीकरण, ये तमाम जो इसमें नवीकरण का मतलब ये होता है कि देखिए कुल मिलाकर के मन की बात अगर जो आपने कल सुनी होगी प्रधानमंत्री की, तो उसमें मन की बात में उन्होंने कहा था, नवीकरण का बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था। और नवीकरण पे ये चीज़ें हो रही हैं, या नवीकरण का मतलब ये हो गया कि जैसे कि उन्होंने एक उस मंडी की बात की थी जहाँ सब्जियाँ फेंक दी जाती थी, जो बची हुई सब्जियां थी वो फेंक दी जाती थी और वो सड़ती थी। तो एक तो स्वच्छता के लिए खतरा था और दूसरा जो है उससे पहले प्रदूषण के लिए, हाँ, वायु प्रदूषण के लिए, तो वहां के मंडी समिति ने नवीकरण किया जी, और वायु प्रदूषण के लिए बिजली उत्पन्न किया, उसको जो फेंका गया, तो उसके लिए सरकार ने इस बजट में स्थान रखा है और उसके लिए भी पैसे दे रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम उस ऊर्जा को कहीं न कहीं परिवर्तित कर दें। वायु प्रदूषण के लिए उन्होंने 2217 करोड़ खर्च करने की बात कही है इस बजट में, तो ये काफी सराहनीय काम है। देखिए वायु प्रदूषण जो है उसके लिए अगर जो खर्च हो रहे हैं तो बेहतर है, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य के लिए जो खर्च हो रहे हैं, वायु प्रदूषण के लिए खर्च हो रहे हैं। देखिए वायु प्रदूषण अगर जो होगा तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होगी, और जब बीमारी होगी तो लोगों के ऊपर बोझ बढ़ेगा। तो जो वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए जो पैसे खर्च हो रहे हैं और उस तरह से खर्च हो, धरातल पर दिखें, तो वास्तव में ये सराहनीय कदम है बजट का। एक और कदम इन्होंने उठाया है, जैसे कि वायु प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, तो जैसा कि कुछ दिन पहले आया था कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में डाल दिया जाएगा। तो वायु प्रदूषण पैदा करने का एक 15 साल पुरानी गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं बताया गया था कि उसकी वजह से काफी धुआं होता है। ठंडियों में काफी दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में कोहरा हो जाता है, इतना हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और काफी लोग तो जैसे कि बुजुर्ग लोग, उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। तो हाँ, कहेंगे कि हाँ, वायु प्रदूषण के लिए एक और नया उन्होंने ये जो कदम कई दिनों से बात चल रही थी, उन्होंने इस पे भी बजट में बात कही है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में डाल दिया जाएगा। अच्छा, स्वास्थ्य पे जो खर्च इस बार का ऐलान किया गया है कि जो स्वास्थ्य पे खर्च होगा, स्वास्थ्य मामलों में, वो पिछले जो बजट से 137% जो है वो ज्यादा है। तो क्या लगता है कि ये वैक्सीन वाला मामला, कोरोना वाला मामले के लिए 137% ज्यादा किया गया है? कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर बाकी बीमारियों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है जितना कि, जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अगर आपको हल्का सा जुकाम भी है, सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपको जुकाम है, आप कोरोना की जांच कराइए। तो इस टाइम पे कोरोना को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज़्यादा इन्होंने अभी तक बजट में कोरोना पे जैसे कि 35,000 करोड़ करने की बात कही है, खर्च करने की। तो हाँ, स्वास्थ्य को तवज्जो दी गई है, लेकिन हाँ, बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सेंटर बनाने की भी बात कही गई है, यूरोनोलॉजी सेंटर, टेक्नोलॉजी, इंफोटेक्चर, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स चीज़ें बनाने की बात कही गई है। बहुत से ऐसे हेल्थ सेक्टर में हेल्थ सेंटर्स बनाने की बात कही गई है, देवेंद्र जी। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो भी अभी बजट भाषण चल ही रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, और ये देखना ही होगा कि आखिर और क्या क्या चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। तो हम ये देखेंगे कि और आगे भी देखते रहेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अभी हम ये कुल मिलाकर के अभी हम बजट भाषण पे पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं, और शाहीन आप भी इस पे नज़र बनाए रखिए। हमारे मेहमान भी हमारा वेट कर रहे हैं। अगले सेगमेंट में हम
उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी राय लेंगे इस बजट पर और चर्चा करेंगे। कृषि पर भी चर्चा होगी, उद्योग पर भी चर्चा होगी, रोजगार पर भी चर्चा होगी, यूथ पर भी चर्चा होगी, महिलाओं पर भी चर्चा होगी, सारे मामलों पे चर्चा होगी। कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ। आई विन भारत। आई विन भारत। नमस्कार। नमस्कार।